इंटेलिजेंस ऑन ह्यूमन लाइफ्स, राइट। ये है टॉपिक आपका, मस्ट बी नोइंग दैट, राइट। सबको पता होगा ना, CS। तो ठीक चुन लिया, टाइम लगे। कैप्टन रेडी? कैप्टन रेडी? इंट्रोडक्शन रेडी? सब रेडी, राइट? सी yes, civil services officer, and you people are professional officers or specialist officer and so on, right? Income tax officer, ये civil services का है, CGL में तो, right? So team B, CS and team A, TS, right? Hello everyone, welcome to IIKT family. आज इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं द डिबेट बिटवीन CS एंड DSP बैच, राइट। और मैं अभी इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ DSP बैच को। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीलेश एंड द अनदर वन इज मनीषा एंड संगीता, उत्तम, जनिसा, राइट। एंड नाउ we'll go for our CS batch, Akshay and Sana, Arnav, Mudra, Kisan and Ankita. So these are our opponents जो आज डिबेट करने वाले हैं guys, and let's begin the debate. Okay? चलो टॉस किया जाए सर, टॉस। So let's start. Toss time. Head. Hand. Positive. Advantage. Okay. So सिविल सर्विस बैच को मिला है पॉजिटिव और एडवांटेज, एंड DSP बैच को मिला है डिसएडवांटेज और इफेक्ट ऑफ AI, राइट। सो स्टार्ट करें क्या धमाकेदार शुरुआत, और सिविल सर्विसेज के हाथ में ये अपॉर्चुनिटी जाते हुए कि वो लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। सो यू कैन स्टार्ट अक्षय योर पॉइंट्स। Jai Hind everyone. Good afternoon, jury members, my worthy opponents and my fellow team members. मेरी टीम में सना कुरैशी, अर्नव चोपड़े, मुद्रा मैंकर, किशन तिवारी और रवि मंगल है। और आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ह्यूमन्स। इसकी शुरुआत मैं कोट से करना चाहूँगा कि मशीन इंटेलिजेंस इज द वेरी लास्ट इन्वेंशन दैट ह्यूमैनिटी एवर नीड टू मेक। अब वी आर सराउंडेड बाय टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जो सबसे एमर्जिंग नाम आ रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन को अलाउ करती है लर्न करने के लिए और डिसाइड करने के लिए जैसे ह्यूमन करते हैं। बट ये काफ़ी वेग डेफिनेशन हो गया कि मतलब इसका मतलब क्या? अगर इसको सिंपली बताया जाए तो ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत टाइप की होती है, जैसे सोशल होती है, एकेडमिकल होती है, लॉजिस्टिक होती है। मतलब एक इंसान क्या कर सकता है, क्या सोच सकता है, अगर उस चीज़ को कोई मशीन अगर डिपिक्ट कर सके तो हम कहेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और अगर इसको और भी बस सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, 3 वर्ड्स में, तो बोलूँगा कि मशीन कॉपी ह्यूमन बिहेवियर इज इक्वल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग बहुत नैरो वे से लर्न करते हैं कि एक एल्गोरिथम डाला वो आउटपुट दे देगा। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग भी होती है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, उसमें डेटा कम लगता है, उसमें एल्गोरिथम की जरूरत नहीं होती और वो खुद सीखती है और वो ह्यूमन एक्सपीरियंस को सीखती है। और डीप लर्निंग में वो ह्यूमन माइंड को सीखती है, न्यूरॉन्स को सीखती है, इसलिए उसको डेटा ज़्यादा लगता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कैसे करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है एल्गोरिथम्स पे। अब एल्गोरिथम्स पे मतलब एक डेटा प्रोवाइड करेंगे, उस डेटा को प्रोसेस करेगा, वो एनालाइज करेगा, पैटर्न प्रेडिक्ट करेगा और एक डिसीजन देगा। हम जितना ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करेंगे वो मशीन उतना एक्यूरेट डिसीजन दे देगी। अब ये आता है वर्क कैसे करता है, बट वो किस टाइप के डिसीजन होते हैं, मतलब क्या डिसीजन होते हैं। तो हम जिस टाइप का डेटा प्रोवाइड करेंगे वो उस टाइप का डिसीजन देगा। जैसे कि हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, बोला कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो बता देगा। समझो अगर एप्पल रख दिया तो वो बोलेगा कि ये एप्पल है, तो ये ऑब्जेक्ट रिकग्निशन हो गया। और एक होता है वॉइस रिकग्निशन। फॉर एग्जांपल हे सिरी, ये हो गया एग्जांपल ऑफ वॉइस रिकग्निशन। और एक एग्जांपल है कि हम लोग ने जो प्रीवियसली प्रोडक्ट बाय किए हैं
उसको मतलब उसके जैसा ही रिकमेंड करते रहते। अब नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन, ये इवॉल्व कैसे हुआ। 1950 में एलन ट्यूरिंग जो है उसने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी जो ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करती थी। फिर 1956 में जॉन मैककार्थी ने फर्स्ट टाइम कॉइन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टर्म। फिर उसके बाद आता है 1972 वेडबॉट 1 जापान में इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर 1976 में फ्रैंक रोसेनबोल्ट ने एक कंप्यूटर बनाया था मार्क 1 रिसेप्टर, जो ह्यूमन न्यूरोलॉजी को स्टडी करता है, ह्यूमन के माइंड न्यूरॉन्स कैसे वर्क करते हैं। 1996 में IBM ने बनाया है, IBM ने डीप ब्लू करके AI बनाया था जिसने उस टाइम के ग्रैंड मास्टर को चेस में हराया था। और 2017 में ह्यूमन आर्टिफिशियल मॉडल AI मॉडल सोफिया बना। और अगर डे टू डे लाइफ में इसके एग्जांपल दिखना चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है मैप्स, गूगल मैप्स, ये सब हुआ। अगर नॉर्मली सब जिससे रिलेट करेंगे वो स्पॉटिफाई। अगर हम लोग ने किसी आर्टिस्ट को चूज किया तो उसी आर्टिस्ट के रिकमेंडेशंस आएंगे सॉन्ग्स के। थैंक यू। So this was the introduction from civil service batch, or now the introduction will be from DSP batch, and the introduction will do by okay. फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद एवरीवन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आज ये हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर सकें, क्योंकि ऐसा है इस प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। हालांकि वो लोग यूज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उन लोग ये टेक्नोलॉजी वगैरह है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये AI के अंदर ही आता है, AI का ही पार्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इजी वे में क्या है वो बताना चाहूँगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि हमारा अर्थ इवॉल्व हुआ, अर्थ इवॉल्व होने के बाद में मंकीज़ है, धीरे धीरे हम लोग ह्यूमंस में कन्वर्ट हुए। ह्यूमंस में कन्वर्ट होने के बाद में ह्यूमंस ने उनकी ज़रूरतों के हिसाब से फायर को इन्वेंट किया। वैसे ही जैसे ह्यूमंस को नीड पड़ती गई, आवश्यकता पड़ती गई, वैसे उसने इवोल्यूशन की। तो हम ऐसे टाइम में, प्रेजेंट टाइम में ये यहाँ पे पहुँच गए कि जहाँ पर हम लोग को मशीन लर्निंग वगैरह ये सब इवोल्यूशन होते होते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये इतना टर्म पॉपुलर हुआ है इन द प्रेजेंट टाइम, बट ये 1956 में, जैसे इन्होंने कहा 1956 में फर्स्ट टर्म ये जो कॉइन किया था जॉन मैककार्थी ने, जो कि एक एवेंट ग्रेडे करके एक्सपर्ट थे जिन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया था, जहाँ पर 4 ब्राइट माइंड्स ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया था, जिसमें से जॉन मैककार्थी एक थे और उन्होंने फर्स्ट टर्म ये यूज़ किया और इनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। और ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेनली 2 टाइप होता है, दैट इज नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होता है जहाँ पर आपको प्री डिटरमाइंड पहले से सेट ऑफ रूल्स है वो फिट किए गए हैं, वो सॉफ्टवेयर टाइप एक है, उसमें फिट किया जाता है और वो पर्टिकुलर उतना ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। लाइक वो अगर आप भले ही जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एग्जांपल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप कितने ही प्रोग्राम या फिर कितने ही प्रोजेक्ट या फिर कुछ भी टास्क कंप्लीट करते हो, तो वो जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको उसके अलावा कुछ नहीं दे सकता है। लाइक जो भी उसने रिपीटेटिव टास्क किए उससे आपको उसका नॉलेज यूज करके वो अदर टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। ये होता है नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि नेविगेशन और ट्रैवलिंग में है, सिक्योरिटी सर्विलेंस में है, और जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना माइक्रोसॉफ्ट बिंग लॉन्च किया था। वैसे वीडियो गेम्स जैसे PUBG वगैरह खेलते हैं वो भी नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। फेशियल रिकग्निशन जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक हमारे सबके फ़ोन में लॉक सिस्टम रहता है, लॉकिंग सिस्टम, जहाँ पर हमारा वो फेस रिकग्नाइज करके वो लॉक खोल देता है, वैसा तो वो भी नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। नेक्स्ट आता है जीमेल वगैरह कंपोज करने के लिए, जैसे जीमेल को अभी सब लोग यूज़ करते हैं, तो
तो जीमेल में एक ऑप्शन ऐसा फीचर आता है जहाँ पर वो ऑटोमेटिकली आपको जैसा टाइप का मेल क्रिएट करना है, जनरेट करना है, तो वो आप वैसा टाइप का मेल पूरा ऑटो करेक्ट मतलब पूरा जो उसका ग्रामर वगैरह है वो एक्यूरेट मैनर में आपको वैसा प्रेजेंट करके देगा। तो इससे क्या होगा, टाइम और एफिशिएंसी, टाइम बचता है और मोर एफिशिएंट मैनर में आपका काम होता है। सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। एंड नेक्स्ट इज जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, जहाँ पर एक मशीन को, एक ह्यूमन मशीन को क्रिएट कर रहा है, रोबोट्स को क्रिएट कर रहा है, और वहाँ पर क्या होता है, जहाँ मशीन्स आगे जाके ह्यूमंस के बिहेवियर को, उसके पैटर्न्स को लर्न करके वो इमिटेट करता है जस्ट लाइक ह्यूमंस भी। और वो ह्यूमंस जो है अलग अलग सिचुएशन में, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अपना लॉजिकल यूज करके कैसे सिचुएशन में डिसीजंस वगैरह लेता है, वैसे ही वो सेम जनरल एआई में करते हैं। और जनरल एआई का जैसे एग्जांपल है, अक्टूबर 2017 में सोफिया नाम का रोबोट है जो कि हांगकांग के एक हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने डेवलप किया था और उसको सऊदी अरेबिया में सिटीजनशिप मिला है। तो आज वो रोबोट्स है, वो मतलब बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में उसके सेशंस और ये इंटरव्यूज वगैरह हुए हैं। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये कितना अलग टाइप का ये लोग रोबोट्स वगैरह सोचते हैं और अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन फ्रॉम आवर डीएसपी बैच। अब डिबेट होगा फ्रॉम सीएस एंड डीएसपी एंड उसके बाद कंक्लूजन, राइट? ओके, तो अक्षय इज व्हाट द कैप्टन एंड हियर Nilesh is the captain. So captain, which one? Okay, Sana will be the first जो पॉइंट रखेगी एंड काउंटर कौन करेंगे? जय हिंद एवरीवन। जैसे अक्षय ने बताया कि एआई फर्स्ट लॉन्च हुआ था 1950 में लॉन्च हुआ था, बट उसके बाद वो 5 स्टेजेस में इवॉल्व हुआ है, विच इज़ नोन एज द नियोनेट स्टेज, the second stage is infant stage, the third stage is recognition stage, fourth stage is beta stage and the fifth stage is full bloom stage. Full bloom stage start हुआ था 2010 में, and after 2010 जो अभी जो current phase चल रहा है, हम लोग इसको कहते हैं कि artificial 2.0 phase। क्योंकि आर्टिफिशियल 2.0 इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी आर्टिफिशियल बहुत सारे इंडस्ट्री में एंड बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर सेक्टर देखा जाए एजुकेशन सेक्टर में वो इवॉल्व हो गया, जैसे कि अभी रिसेंटली सीबीएसई बोर्ड ने एआई लॉन्च किया है, जहां वो स्टूडेंट्स को सिर्फ 70% कोडिंग्स एंड रोबोटिक्स एंड प्रैक्टिकल्स नॉलेज देंगे एंड 30% सिर्फ थ्योरी रहेगा, एंड वो विच इज़ मच बेटर। एंड सेकेंड सेक्टर देखा जाए तो एग्रीकल्चर, जैसे गवर्नमेंट ने न्यू एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, स्मार्ट एग्रीकल्चर, जहाँ फार्मर्स घर पे से सब एक्सेस कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। सच एज फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो अभी एक रिसेंटली लॉन्च हुआ है निरामय करके, जो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करता है एट वेरी अर्ली स्टेज। और उसके अलावा देखा जाए तो एमआरआई है, एक्सरेज है, ब्लड टेस्ट है, वो सारे सब कुछ है। सो एआई डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। जनीशा will counter Sana, okay? So Jain everyone, myself Janisha Jain. As she said, in education sector, agriculture sector, development हो रहा है. Of course it is developing, but the development is also dangerous for the human beings. Just because it is developing, it is not like it is harmful for us. तो मतलब if let's say take an example of education sector. So if they are developing an education sector, the AI is developing in that sector. So it is harmful as well because उसमें मतलब एक ह्यूमन टच नहीं रहेगा उस सेक्टर में, जो एक स्टूडेंट को एक डिप्रेशन और ये सब प्रॉब्लम्स होती है तो वो उससे अप होने के लिए उसमें वो हेल्प नहीं कर सकता है। ओके, एंड लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर। तो हेल्थ केयर सेक्टर में वो हार्मफुल है क्योंकि मतलब जैसे अभी एक एआई है वो फॉर्म होता है क्योंकि मतलब उसको कुछ अपन देते हैं, मतलब लाइक वी हैव टू पुट एनीथिंग इनटू दैट। सो वो एआई वैसे ही परफॉर्म करेगा जो अपन उसको जो प्रोटोकॉल्स जो देंगे उससे परफॉर्म करेगा। सो इफ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम लोग अगर उसको बोलेंगे कि इरेडिकेट कैंसर फ्रॉम दिस वर्ल्ड और फ्रॉम इंडिया,
तो वो उसको ये नहीं पता है कि कैंसर वाले पेशेंट्स में से कैंसर इरेडिकेट करना है, तो वो ये भी कर सकता है कि कैंसर पेशेंट्स को ही खत्म कर दे. सो दैट इज एन डिसएडवांटेज ऑफ दैट. एंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे आपने बोला कि उसमें मतलब इनोवेशंस और वो सब कर सकते हैं, एआई से लेके नए नए डिवाइसेस बना सकते हैं जिससे वो हेल्पफुल होगा. बट व्हाट अबाउट पुअर फार्मर्स, वो लोग ये सब एक्सपेंसिव चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकते. सो दैट इज द पॉइंट. Anyone else want to counter? Anyone else? Oh, anyone want to add on? Okay. Jai Hind everyone, my name is Sangeeta, I am from DSP Raj. जो एजुकेशन सेक्टर है इसमें भले ही AI is a very important part, we cannot deny that. We are at a stage where AI is something we humans have to coexist with. But एक चीज़ हम ये नहीं भूल सकते that we cannot depend on AI completely. What happens is AI is used as chatbot. It helps in education. बहुत सारे ऐसे questions होंगे. It is 24/7 available. So any student who is also working and is studying, तो उन्हें help होता है AI से. No doubts on that. But the thing is, इससे जो dependability है AI पे वो ज़्यादा हो जाता है. And जो एक let's say मैथ्स का एग्जाम्पल ले लेता है. एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, 4, 5 n नंबर ऑफ टेक्निक्स. बट हम क्या करते हैं, हमें नहीं आया क्वेश्चन, वी विल सर्च दैट ऑन द इंटरनेट AI की हेल्प से, बिकॉज गूगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ AI. सो हम AI का हेल्प लेंगे एंड हमें आंसर मिल जाएगा एंड हम उसके आगे सोचेंगे ही नहीं, हाँ हमें आंसर मिल गया, दैट्स इट. सो ये एक चीज़ है that comes as a con to AI because we will be very dependent on it. Next is agriculture. Like Janisha said, expensive है and it is also complex. The level at which agriculture is advancing in India is way slow than in Western countries. So to expect कि जो AI है इतनी जल्दी एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में स्पेशली आ जाए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ नॉट दैट ईजिली अवेलेबल टू एवरीवन. अनदर थिंग वाज हेल्थ में कैसा है, AI इज इवॉल्विंग, सो इज साइंस. विद ईच पासिंग डेकेड वी सी लॉट ऑफ वायरस और डिजीजेस दैट इज कमिंग अक्रॉस एंड AI is a little expensive for every country, every education, every country and economy to handle. Another thing that comes is जो countries होते हैं they actually try to make profit through vaccines, and those countries which are advanced in AI will have a competitive advantage, something which will be very difficult to tackle by developing or underdeveloped countries. Okay, so now I'm giving mic to civil service that they will start the. जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ अर्नव चोपड़े, मैं सिविल सर्विसेज बैच से हूँ. जैसे इन्होंने कहा कि हेल्थ केयर में बहुत मीन्स AI का बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है. तो जैसे नीरामाई इंट्रोडक्शन में नीरामाई आया था AI, वो नीरामाई AI डेवलप किया था. तो उसमें एक्चुअली वर्ल्ड में एवरी 12 वुमेन्स में से एक वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है. नीरामाई एक ऐसा AI है जो बहुत अर्लियर स्टेज पे वो ब्रेस्ट कैंसर को मीन्स ये कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है. तो इससे एक्चुअली एक फ़ायदा क्या होगा मेरी तरफ से मैं बोलना चाहूँगा, तो इससे हैरेसमेंट बहुत कम होगा, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे वुमेन का बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होने के चांसेस है. तो ये जो नीरामाई AI है, इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कि ये रेडिएशन फ्री है. इसको बहुत सारे सिटीज़ ने, हॉस्पिटल्स ने पूरा सर्टिफाइड करके दिया है कि नीरामाई ये बिल्कुल भी रेडिएशन फ्री एक AI है. इसमें कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती है, ना तो कोई हैरेसमेंट की, ना कोई टचिंग की. तो नीरामाई एक ऐसा AI है जो पॉजिटिवली काम करता है वुमेन्स के हेल्थ केयर पे. और फिर अब जैसे इन्होंने कहा कि वैक्सीन्स बाहर से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनता है, तो कोविड-19 में आरोग्य सेतु ऐप आया था, वो इंडिया ने ही डेवलप करवाया था. इसमें होता क्या है एक्चुअली कि आरोग्य सेतु ऐप में सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं टेस्ट सेंटर से और उनको लैब में ले जाके एनालाइज किया जाता है.
फिर वो जो एनालाइज जो टेस्ट है वो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में जाके वो ऐप में जाके अपलोड हो जाता है। तो इससे एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलता है, मीन्स एक पर्सन का जो कोविड-19 का टेस्ट करवाया है जिसमें। अब एग्रीकल्चर के सेक्टर में पहली बात तो सबको पता है कि फार्मर्स बहुत पुअर है, उनको फंड्स अलोकेट नहीं होते। लेकिन 2021-22 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने 7,000 करोड़ का एक फंड अलोकेट किया था जो फार्मर्स को ड्रोन प्रोवाइड करवाते थे। इन्होंने 4 साल जब से लॉन्च हुआ है तब से 4 साल का उन्होंने आगे फ्यूचर में प्रेडिक्शन दिया है कि हम उनको फ्री ड्रोन्स प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद से वो एक ड्रोन की कॉस्ट 4,000 रखेंगे। अब इससे फार्मर्स को एक फायदा होएगा क्योंकि AI के द्वारा वो ड्रोन से वो बहुत सारा स्प्रिंकलिंग भी कर सकते हैं वाटर का, पूरे फील्ड पूरा जितना भी उनका फील्ड है उस पर उनका नज़र भी रहेगा। ऐसे सारे एडवांटेजेस है। और फिर आता है एग्रीकल्चर में एक प्लांटिक्स नाम का एक AI भी डेवलप हुआ था जो PIT ने डेवलप किया था, एक कनाडा की कंपनी है। इससे पता चलता है, ये एक्चुअली आइडेंटिफाई करवाता है कि सॉइल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सॉइल में प्लांट्स में जितना भी पेस्ट है उससे क्या प्लांट को क्या नुकसान होने वाला है और क्या फायदा होने वाला है, वो ये प्लांटिक्स AI बताता है। थैंक यू। जो हेल्थ सेक्टर है उसमें मेरा पॉइंट था एक्सपेंसिव का। आई नेवर सेड कि अवेलेबिलिटी नहीं है, बट जो एक्सपेंसिव होता है व्हाट हैपेंस इज मेनी पीपल अवॉइड या फिर रिलक्टेंट हो जाते हैं टू अप्रोच सर्च। एंड ह्यूमन टेंडेंसी है दैट व्हेनेवर देयर इज समथिंग न्यू यू आर क्यूरियस बट यू आर अ लिटिल स्केप्टिक। सो ये जो AI है इट इज स्टिल न्यू, क्या रिस्क है, क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। एंड लेट अस नॉट फॉरगेट AI is still prone to hacking and it is very vulnerable right now. So if we put AI, women and hacking one in a place together, so it is a risk factor according to me. Another is agriculture. Agriculture में let's take horticulture. Horticulture, mangoes, because we are in Maharashtra and it is summer. So mangoes जो है Reliance many might not know but Reliance का बहुत बड़ा income source mango export भी होता है. There are many exporters, there are many farmers who sell mangoes, but Reliance gets a competitive advantage because they actually use technologies also while they grow mangoes and have it exported. So yes, competitive advantage helps. There are soils and there are Indian government ने बहुत सारे initiatives लिए हैं, but still the help that should come to farmers through AI is not as much as it should be till date. तो जैसा कि अर्नव ने बताया था कि कोविड के टाइम पे आरोग्य सेतु जो लॉन्च हुआ था इंडिया में, आई वुड लाइक टू से यू कि आरोग्य सेतु इंडिया में एक बहुत बड़ा फेलियर था। उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपल्शन दे दिया था सबके फोन्स में आरोग्य सेतु होने का, इसके लिए वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पार्क में था। बट उसके बाद में आरोग्य सेतु वॉज अ फेलियर इन इंडिया, वेर एल्सवेयर चाइना के पास में जो ऐप्स थे वो थोड़े अच्छे चले थे उनके डेमोग्राफी वगैरह के हिसाब से वो, बट इंडिया में आरोग्य सेतु फेलियर था। उस टाइम पे आरोग्य सेतु वॉज एन AI नो डाउट, बट उसने कोविड को डिटेक्ट करने में इतना कुछ हेल्प नहीं किया था। उसके हिसाब से ऐसा था कि इफ एनीथिंग इज इम्प्रॉपर विद इन एन इम्यून सिस्टम देन ही इज अ कोविड पेशेंट, सो इट वाज अ फेलियर। और खाली ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए जो आपने बताया था कि AI इज हेल्पिंग मैनी वुमेन्स, बट राइट नाउ AI इज एट अ पर्टिकुलर स्टेज जहाँ पे AI बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है और ब्रेस्ट कैंसर इज एन इशू जो बहुत लोगों को हो सकता है और जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो अभी भी एक तरीके से ऐसा है कि उनको डॉक्टर्स के पास जाके भी करना पड़ेगा, उनको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा। दैट इज़ अ डिसएडवांटेज फिलहाल के लिए।
सो उसके लिए कुछ अगर एडवांटेज मतलब उसके लिए कोई अगर एप्लीकेशन हो सकते हैं कि AI वहाँ की गवर्नमेंट या फिर कोई और गवर्नमेंट्स को वो लोग सब्सिडीज के थ्रू बेचें या फिर यहाँ पे आके वो कुछ हो सके, देन इट इज़ अ यूजफुल थिंग फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोगों के लिए यूज़ होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। जो उसको ना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अगर वो उन तक पहुँच रहा है तो इट इज़ अ नाइस। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसा कि आपने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7,000 करोड़ रुपीज़ का वो दिया है, सब्सिडी दी है फॉर ड्रोन। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको कुछ नई चीज़ जब दिखती है ना तो उसको अडॉप्ट करने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। और 4 साल के बाद में वो उसके बाद में उसको 4,000 रुपीज़ पर पर्सन पर ड्रोन देने वाली है। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो कैपिटलाइज हो जाए, उसको कोई कैपिटलिस्ट कंपनी अंडरटेक कर ले और फिर उसके बाद में वो एग्रीकल्चर रिलेटेड उन लोग को फिर प्रेशराइज करेंगे गवर्नमेंट। जैसे लास्ट ईयर में जब किसान आंदोलन हो रहा था वो भी उसी बात पे से हो रहा था क्योंकि उन लोग को कैपिटलिस्ट नहीं होना था। और अगर ये चीज़ कैपिटलिस्ट हो गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से वो वही रेपरेशन फेस करेगी जो उस टाइम पे फेस किया था। मेरा ये पॉइंट। मैंने बोला था कि एग्रीकल्चर एक्सपेंसिव है, मतलब जो सेंसस वगैरह देंगे, बट गवर्नमेंट ने उसके एक्सपेंसिव नहीं रखा है, उसके एक्सपेंसिव अराउंड 150-200 ऐसे ही रखे हैं सेंसस। बस एक ही है रास्पबेरी पाई करके जो 2000 के अराउंड कॉस्ट होता है, बट बाकी जो सॉइल डिटेक्शन है या फिर पेस्ट डिटेक्शन है वो सब गवर्नमेंट ने एक रिजनेबल रेट पे ही रखा है एग्रीकल्चर। एंड गवर्नमेंट ने मतलब सामने से ऐसा बोला भी है कि 2025 तक सब इधर मोस्टली वो लोग फार्मर्स को सेंसस प्रोवाइड करेंगे। और जो हैकिंग का बोला था, AI को इतना इजीली हैक नहीं किया जा सकता, वहाँ पे सर्टन फायरवॉल्स, प्रोटेक्शन, हैकिंग किसी ने नहीं बोला, हैकिंग बोला था, इंक्रिप्शंस होते हैं। और AI में ना ऐसा भी एल्गोरिथम रख सकते हैं कि वो सेल्फ डिटेक्ट करे कि क्या हैक हो रहा है और उस पर ऑनलाइन एक्शन। जय हिंद, मेरा नाम विष्णु जाड़ी। तो मैं काउंटर करना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा था कि कोविड-19 में आरोग्य सेक्टर फेल हुआ था, बट कोविड-19 में AI ने बहुत सारी मदद की थी, ऐसे टेक्नोलॉजी ला के कि वो इंसान की ब्रीथ को जान सकता था कि उसके चेंज में किस तरह से उसकी ब्रीदिंग हो रही थी। तो इससे क्या हो रहा था कि जो डॉक्टर्स कितनी सारी दिक्कतें डॉक्टर्स को मतलब उन लोगों को मिल रही थी कि कैसे फाउंड करें, कैसे फाउंड। AI ने हेल्प किया था कि उनका डिवीजन करके। और आपने इससे एक और पॉइंट कहा था कि इंडिया जल्दी कोई चीज़ एडॉप्ट नहीं कर सकती है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको UPI का देना चाहूँगा। UPI जब आया था तो सबसे बड़ा सवाल UPI का यही था कि क्या छोटे लोग भी कर सकते, लेकिन धीरे धीरे जैसे एडॉप्ट कर लिया था UPI, तो आप रिक्शे वाले तक को भी आप UPI से पेमेंट कर सकते हो। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि मतलब कि एडॉप्ट करेगी कि नहीं, लेकिन जल्दी करेगी, UPI कर सकती है। ओके, किशन ने जैसे बोला कि UPI का एग्जांपल उन्होंने दिया, UPI को एडॉप्ट इंडियन गवर्नमेंट ने करवाने के लिए अभी तक उसमें वो एडवांसमेंट करते जा रही है। जैसे फॉर मैंने फार्मर्स के बारे में यहाँ पे उनको एग्जांपल लेके बात किया था। फार्मर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे मोस्ट ऑफ लोगों के पास में एंड्रॉयड फ़ोन या फिर स्क्रीन टच फोन होना एक पॉसिबिलिटी होती है। वहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पास में अभी तक वो नोकिया वाले डब्बे वाले फ़ोन होते हैं ना, वो होते हैं टैप फोन। तो UPI अभी उन लोगों के लिए, जैसे आप लोग को पता होगा कि UPI ने उन लोगों के लिए ऑफलाइन पेमेंट्स का ऑप्शन दिया था, जैसे मैसेज के थ्रू उन लोग के पेमेंट्स निकल सकते थे। बट AI में ऐसा होना थोड़ा सा कठिन नहीं लगता? उतना डिफरेंट थिंग। उसको इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया UPI को क्योंकि वो इंडिया की है, और उसके लिए UPI अभी तक एडवांस कर रही है खुद को कि कैसे वो रूरल एरियाज तक पहुंच सके। यहाँ पे एग्रीकल्चर अर्बन एरियाज में तो जगह ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। एग्रीकल्चर सीधी बात है, रूरल एरियाज में हो रहा है, वहाँ के लोगों तक उस चीज़ को पहुँचाना थोड़ा सा बड़ी बात हो जाती है, जिसको टैकल करना इंडिया के लिए बहुत हार्ड होने वाला है। जय हिंद एवरीवन। तो आपने बोला कि स्मार्टफोन्स अवेलेबल रहना फार्मर्स के पास डिफिकल्ट है, बट आजकल TV अवेलेबल रहते हैं। हम जब गांव जाते हैं तो सबके पास TV रहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, गवर्नमेंट एड्स दिखा रही है, जिसमें से UPI के बारे में बहुत ज़्यादा, AI के बारे में, सबके बारे में एड्स वगैरह दिखा के वैसे ये किया जा रहा है, सबको जागरूक किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, कि सबको पता चले ये सब के बारे में। सबको पता है स्मार्टफोन्स उन लोग बाय नहीं कर सकते ऑफकोर्स, बिकॉज उनकी इनकम उतनी नहीं है। बट ये भी गवर्नमेंट उसे ये नहीं कर रही है,
गवर्नमेंट बहुत सारी इनिशिएटिव्स दे रही है, स्मार्ट एग्रीकल्चर कर रही है कि कैसे फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। वो सेंसर्स दे रही है, ड्रोन्स दे रही है। ये सब क्यों दे रही है? क्योंकि फार्मर्स का जो है प्रोग्रेस हो। फार्मर्स का प्रोग्रेस होगा तो इंडिया की इकोनॉमी का प्रोग्रेस होगा। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव्स। If you have any points, you can show. एक क्लास एक point रखेंगे. AI जिस आरोग्य सेतु जो AI है that came during COVID, whereas UPI came around 2014 and by 2018 को जो UPI payments जो होते थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे. The situation is different. While COVID, we had panic around us. No matter what, we were panicked कि हाँ COVID है, there is something, we might die. Whereas UPI से वो डर नहीं होता. And UPI को initiate करना बहुत time लगा था. Whereas आरोग्य सेतु was done in a hurry. The app itself, the number of OTPs that you had to reveal just to know when you will get the next COVID shot, vaccine shot, that was something very tiresome. AI, of course, it has to evolve. But comparing UPI and Arogya Setu AI, those two are different because each has its own timeline. They were presented at different timeline and the circumstances they were in also different. And they had different reasons to be initiated. Whereas something was UPI was at first a pilot project. Arogya Setu was not a pilot, but it had to come. So इसमें इन दोनों को कंपेयर करना is a little difficult. What are the key points? पॉइंट है। Yeah, you can add your points. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा यादव। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, डिसएडवांटेज ऑफ AI। सो हम समटाइम कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, तो हम जो सर्च करते हैं नीचे हमें रिकमेंडेशन आते हैं कि रिलेटेड टू दैट, और उसके बाद वही चीज़ अगर हमने किसी शॉपिंग के रिलेटेड सर्च किया कि हमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हमें ना हर जगह पे दिखते हैं, या हम कोई दूसरा ऐप भी यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह डिस्ट्रैक्शंस का पॉइंट होता है। और जैसे कि हम सब यहाँ पे सब यूथ है और बाकी मतलब सब लोग कहीं स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, सब हर एक टाइम पे गूगल पे जाके सर्च करते हैं, और हम अपने जो भी प्रॉब्लम होते जाके वहाँ पे लिखते हैं, और तो वो जो AI है वो हमें कहीं ना कहीं जान लेता है कि हमें क्या चाहिए, हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, और वो हर जगह पे हमें दिखा के हमें कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है, तो हम उससे ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। या फिर अभी बहुत सारे जो सोशल मीडिया है, अभी देखो आपने कहीं एक जगह पे कहीं किसी भी चीज़ का, अभी मैंने AI के रिलेटेड सर्च किया यूट्यूब पे, तो भी बहुत दिनों तक मुझे उसके रिलेटेड चीज़ें आती रही, तो कहीं ना कोई एक डिस्ट्रैक्शन पॉइंट होता है हमारे इमोशंस को जानने के लिए, हमारे जो बिहेवियर है उनको समझ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस है फॉर द यूथ। Would you like to add? So yeah, I would like to add something to her point कि सिर्फ वो सर्च करने से ही नहीं, इवन इफ वी से समथिंग, उसको आई डोंट नो हाउ बट इट इज़ द मेथड और प्रोसीजर ऑफ बिहाइंड इट कि अब उसको सब समझ जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ही बिफोर 2 days मैंने मतलब सोचा था ऐसे कि मुझे इस्कॉन टेम्पल जाना है, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, उधर मेरे इंस्टाग्राम पे उसके ऐड आने लग गए और मेरे मैसेजेस में आ गए। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्राइवेसी टू अस कि हमारा प्राइवेसी हमारा सब लैक हो रहा है उसमें। So Arnav will counter, right? Akshay. So, आपने बोला था यूपी और आरोग्य सेतु का बोला था, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेंडेमिक का टाइम था और आरोग्य सेतु बीटा वर्जन में था। हर चीज़ का एक ये होता है कि बीटा वर्जन से मतलब वो टेस्ट करने के लिए, तो वो बीटा वर्जन से अपडेट हो बाहर, इसलिए उस टाइम पे वो थोड़ा एक नॉन प्रॉपर था, नॉन बोल सकते कि ठीक से नहीं हुआ था, बट उसके बाद वो ठीक था। और जो उसकी वजह से हमें कोविड वैक्सीन कौन से टाइम पे कौन से स्लॉट पे मिलेगा वो पता चला। और रही बात सर्च इंजन की, जैसे आपने बोला, तो AI का मतलब बेसिक वे है कि वो लर्न करता है, जो हम सर्च करते हैं उसके हिसाब से वो हमें रिकमेंड करे, तो वो अपने आप को अपडेट कर रहा है हमें हेल्प करने के लिए कि हम वो AI हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि एक AI डिस्ट्रैक्शन है, जो हम रिकमेंड करते हैं वो ही आता रहता है नीचे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सबको एक ही वेबसाइट, एक ही सर्च ऑप्शन, वो लाइक
वैलिड नहीं होता है अपने लिए। हम लोग को 1 2 3 4 वेबसाइट्स जाते हैं हम लोग देखने के लिए, यूट्यूब पे जाते हैं वीडियोस देखने, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं हम लोग। कभी कोई इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग को सूटेबल नहीं लगता तो हम लोग छोड़ देते हैं, फिर यूट्यूब पे जाते हैं। तो एआई हम लोग को डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, क्योंकि अगर गूगल्स पे वो इन्फॉर्मेशन वैलिड नहीं है और अगर यूट्यूब अगर एआई वो सजेशंस दे रहा है वो एंड विच इज़ मच बेटर देन गूगल, सो आई डोंट थिंक सो कि वो एक डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं आप वो सजेशंस जो आता है आप वो जाके देखते हो, आप उसको वो तो इग्नोर तो नहीं करते रहोगे। जैसे आपने बोला कि आपने एआई सर्च किया था कुछ देर पहले, तो आपको ये यूट्यूब पे भी आया रहेगा, राइट? तो आपने वो यूट्यूब को जो वीडियो है वो ऑब्वियसली आपने टैग किया रहेगा, उसको ओपन करके देखा रहेगा उसका जो वीडियो, एंड अगर आपको कुछ उसमें इंफॉर्मेटिव लगा रहेगा तो आपने उसको नोट्स में लिखा रहेगा। सो मुझे नहीं लगता है कि वो डिस्ट्रैक्टिव है। जैसे कि आपने डिस्ट्रैक्शन की बात की थी, तो जो एआई है वो एजुकेशन में किस तरह से हेल्प करेगी वो मैं बताना चाहूँगा। समझे कोई बच्चा है, ठीक है, उसे जैसे सिविल सर्विस की पढ़ाई कर रहा है और वो यूट्यूब पे वही सर्च कर रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड वीडियो आती है, तो मुझे ये नहीं लगता कि वो डिस्ट्रैक्शन का काम है। डिस्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है? अगर किसी छोटे बच्चे को कार्टून लगा के देखो तो उसके आगे एआई ये कर रहा है कि उसे बार बार सर्च करना नहीं पड़ रहा है, उसके लाइन से आ जा रहा है, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन किस हो सकता है? और एजुकेशन में बहुत सारे पर्सनलाइज करके मतलब तो किसी चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं कि वो हमको सजेस्ट करता है, और जो एआई रहता है वो मतलब हमको सबसे अच्छे से जानता है, तो जो हमारी नीड्स रहती है वो उससे पूरा करता है। और एआई की बहुत सारी आपको एडवांटेज बताना चाहूँगा जो हेल्प करती है रिपीटेटिव जॉब्स के लिए, ठीक है। इंसान है, एक काम करते करते बोर हो जाता है, एक बार पढ़ोगा बार बार बोर हो ही जाता है, लेकिन मशीन एक ऐसा एक चीज़ रहता है कि वो कभी बोर ही नहीं हो सकता है, वो एक काम को बनाने के लिए बना रहता है, उससे मतलब कंसिस्टेंसी बनी रहती है और एआई बहुत अच्छा रहेगा इसलिए। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी एजुकेशनल सेक्टर्स में ही कि एआई ना टीचर्स को हेल्प करता है चेकिंग के लिए, ग्रेड असेसमेंट के लिए। अगर ये सब काम एआई ने कर दिया तो टीचर्स लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं क्रिएटिव मैनर्स में कि बच्चों को किस वे में समझाया जाए कि उन्हें ज़्यादा इफेक्टिवली वो समझे। तो ये सब पे ज़्यादा टाइम ये होगा और इस जो टाइम बचेगा इससे टीचर्स लोग ये काम कर सकते हैं। और एक ऐप है एंडी एंड्रॉइड जो आपको किसी भी नोट्स का, किसी भी सब्जेक्ट का फ्लैश कार्ड्स बनाने के लिए हेल्प करता है। उसमें हम फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स ऐड कर सकते हैं, जिससे हमें इफेक्टिव लर्निंग होती है। और इफेक्टिव लर्निंग के साथ साथ वो ज़्यादा देर तक याद रखने के लिए भी हेल्प करता है। तो मुझे नहीं लगता कि एआई कहीं डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है। तो एआई जो सजेशन देता है वो हर एक जगह पे देता है और वो हम पर है कि हम उसे पॉजिटिवली लें या नेगेटिवली लें। पॉजिटिव रिकमेंडेशंस भी आएंगे, नेगेटिव रिकमेंडेशंस भी आएंगे, एजुकेशन से रिलेटेड भी आएंगे, न्यूज़ से भी रिलेटेड आएंगे और नेगेटिव रील्स भी आएंगे, सब आएंगे। मिसयूज हम लोग को करना है नहीं करना है ये हमारे ऊपर है। और मुझे सिर्फ छोटा सा पॉइंट ऐड करना था कि एआई इवॉल्व होगा तो मैं ये कहना चाहूँगा गुड थिंग्स टेक्स टाइम। वो अच्छी चीज़ें इसलिए समय ले रही है, जब वो आएगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं इन बार जो पॉइंट उनको काउंटर करना चाहूँगी माइसेल्फ शिवानी तिवारी। जैसे कि इन्होंने बोला कि जो टीचर्स लोग का काम आसान हो जाता है कि एक चेकिंग पहले से हो जाती है, लेकिन उसमें एक आंसर फीड किया होता है कि इस तरीके से ही। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना आंसर खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो एकदम रखते कि एकदम पूरी तरीके से याद करके वही एग्जैक्ट चीज़ें नहीं लिखते, तो वो भी रॉन्ग हो जाता है क्योंकि उनमें आंसर कुछ और फीड किया जाता है, लेकिन उन लोग जो कुछ और लिखते हैं, लिखे सही रहते हैं लेकिन उनका वे ऑफ मैनर अलग रहता है, तो इस वजह से वो गलत कर देते हैं। और रही बात जो डिस्ट्रैक्शन की, डिस्ट्रैक्शन मीन्स ऐसा कि अगर मैंने कुछ शॉपिंग किया तो शॉपिंग मेरे को उस टाइम पे जरूरत थी ना, वो बार बार कॉपी करेगा तो बीच मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन होगा क्योंकि मेरा स्टडी से ध्यान हट रहा है या फिर मेरे को अगर वो सामान नहीं चाहिए तो फिर भी वो बार बार पॉपअप हो रहा है। तो ये ह्यूमन नेचर होता है, तो एक बार जाके देख ले और अगर डिस्काउंट्स चल रहे या फिर कुछ भी चल रहा है तो मैं उसको बाई कर लूँगी, लेकिन वो मेरी नेसेसिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हुआ ऐसा। और रही बात गुड थिंग टेक्स टाइम, लेकिन बट उसको प्रिकॉशन के साथ लेंगे तो वो एकदम बेटर वे में जाता है, लेकिन अगर प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। जैसे इन्होंने बोला डिस्ट्रैक्शंस, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग के पास बहुत सारे इमोशंस होते हैं, मतलब टाइम टू टाइम हमारे इमोशंस चेंज होते रहते हैं।
सो वी डोंट नो कि हमको आज क्या चाहिए और कल क्या चाहिए. सो इफ मुझे आज की ज़रूरत है कि मेरा थोड़ा मूड थोड़ा सैड है, तो फिर मैं उसके हिसाब से सर्च कर रही हूँ. और वो डिस्ट्रैक्शन इस बात के लिए है कि वो मुझे आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट पे मुझे वही चीज़ दिखा रहा है विच इज़ डिस्ट्रैक्टेड टू मी. ओके. एंड रही बात एजुकेशन सेक्टर की, तो एजुकेशन सेक्टर भले AI वो टीचर्स की जगह ले सकता है, बट आज के दिन में भी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स मेंटर्स बहुत सारे अवेलेबल है. बट फिर भी आज हम लोग इस क्लासेस में क्यों आए? क्योंकि हमको एक ह्यूमन टच से चाहिए रहता है, तो इसके लिए हम लोग इस क्लासेस में आए. तो एक वो चीज़ ह्यूमन टच वो AI नहीं दे पाएगा अकॉर्डिंग टू रेडी ऐड करो आप, देन कंक्लूजन. जो मैंने बोला था कि वही डिस्ट्रैक्शंस वाली बात, तो आपने बोला कि मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव ले रहे हैं कि नेगेटिव ले रहे हैं. तो आप जो चीज़ सर्च किया, जब सर्च किया, जैसे जनीशा ने बोला कि जो चीज़ जब सर्च किया उस टाइम के लिए हमारी नीड थी, बाद में वो नीड नहीं है. लेकिन जस्ट बिकॉज हमने एक बार सर्च किया है, हमें वो रिकमेंडेशन बार बार आ रही है, तो हम उसको परचेस करते हैं, फिर उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. और पॉजिटिव और नेगेटिव तो थॉट है वो, अगर आपने जो देखा तो वो होता है, एडिक्शन होता है कि हमें नहीं वो चीज़ देखना है. तो पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट है तो हमेशा आप नहीं कर सकते हो. हाँ, कि मतलब नहीं हमें नहीं लेना था या हमें लेना था, वो डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं. वो आता है तो आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है कि ना हाँ ये आ रहा है ना, तो हमें वो चीज़ देखना है. हमें जो वीडियो नहीं देखना है वो भी समटाइम हम देखते हैं क्योंकि हमें वो आता है रिकमेंडेशन. तो वो हमारे लिए वो थॉट के ऊपर नहीं है, वो क्योंकि आया, आप एडिक्ट हो गए और आपने देखा, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही है. और डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा वही है. और हम यहाँ पे सब बैठते हैं, सब यूथ है और सब यूज़ करते हैं फ़ोन. हमसे बेटर और कोई नहीं जानता कि डिस्ट्रैक्शन कैसे होते हैं फ़ोन से. तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन और ये डिसएडवांटेज है. कंक्लूजन प्लीज. You have 1 minute. 1 minute. तो जैसा कि उन्होंने बोला था कि AI जो है वो टीचिंग में हेल्प करके टीचर्स को क्रिएटिव मैनर के लिए हेल्प करता है. बट लेट मी एट अ पॉइंट, जब एक इंसान को, इट्स अ ह्यूमन नेचर कि अगर इंसान का एक जॉब है, वो कोई मशीन कर रही है और ही इज गेटिंग अ सिक्योर जॉब और उसके लिए पे भी हो रहा है, तो उसकी जो क्रिएटिविटी है ना वो खत्म हो जाती है. सीधी बात है, अगर तुम्हें उसके लिए पे भी मिल रहा है और तुम्हें काम भी नहीं करना है तो तुम क्यों करोगे? कि उसके ऊपर मेहनत ही क्यों करनी है? इट इज़ अ ह्यूमन नेचर. कोई भी करे, कोई ऐसा नहीं कि परफेक्टली पॉइंटेबल, कोई भी एक आधी निकलेगा 10 में से जो फिर भी क्रिएटिव रहेगा, बाकी के 9 जन तो बैठ के खाने के लिए पड़े रहेंगे उस पर. तो वो एग्जैक्टली हेल्प नहीं करेगा AI इस तरीके से, क्रिएटिव मैनर में तो हेल्प नहीं कर पाएगा. ओके, नाउ द कंक्लूजन. डे एवरीवन. सो अभी हमारा डिबेट हुआ सिविल सर्विसेज बैच एंड DSP बैच के बीच में. नाउ द कंक्लूजन विल बी देयर. सो जैसे जो कंक्लूजन करेंगी वो संगीता है, एंड जैसे हमें सिविल सर्विसेज बैच से जो कंक्लूजन करेगा वो है अर्पिता, राइट? सो टाइम अप फॉर द डिबेट. नाउ वी आर गोइंग फॉर व्हाट द कंक्लूजन. ओके, सो अर्पिता, यू आर गोइंग टू बिगिन. जय हिंद एवरीवन. सो अभी सबके पास स्मार्टफोन्स है. स्मार्टफोन्स 10 साल पहले हमें पता भी नहीं थे क्या थे. 2004 में स्मार्टफोन जब इंडिया में स्टार्ट हुए तो हमको बहुत जन को पता नहीं था स्मार्टफोन्स होते हैं नहीं होते. बहुत कम लोगों के पास स्मार्टफोन से पहले. अभी सबके पास स्मार्टफोन्स है. इवन टीनेजर्स से लेके ओल्ड एज तक सबके पास स्मार्टफोन्स है. वैसे ही AI ये 20 साल में सबके पास अवेलेबल होगा. अभी जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया में बहुत जनों को पता नहीं है कि AI एग्जिस्ट करता है, बट बहुत जल्दी ही वो सबको पता चलने लगेगा. सो हम ये बोल सकते हैं कि AI के प्रोज भी है, कॉन्स भी है, दोनों है. हमने ये डिबेट में देखा. बट हम अगर रिस्पॉन्सिबली और एथिकल मैनर में उसे इम्प्लीमेंट करें, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे, रिस्ट्रिक्शंस लगाए, तो मुझे नहीं लगता कि AI वुड बी डिजास्टरस. इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, प्रोग्रेसफुल इन फ्यूचर, नॉट फॉर ओनली इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड. सो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक क्लियर गाइडलाइंस सेट करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, रेगुलेशंस लगानी पड़ेंगी, एक्ट्स लाने पड़ेंगे. ये सब गवर्नमेंट को सबसे पहले करना पड़ेगा, AI को ज़्यादा मर्ज करने से पहले. फिर AI एम्प्लॉयमेंट ले सकती है ऐसे सब बोल रहे हैं. तो इसके लिए हमें
ऐसे स्किल्स पहले से स्कूल लेवल से ही सब में डालने पड़ेंगे जो एआई कॉन्कर नहीं कर सकती और एआई से एक कदम आगे रहेंगे, जैसे लीडरशिप, इनोवेशंस, क्रिएटिविटी, ये सब स्किल्स बहुत पहले से स्टूडेंट्स में लाने पड़ेंगे। इसके लिए भी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को ये निकालने पड़ेंगे कि स्कूल्स में ये सब पहले से सिखाए, फिर तो ही हम आगे जाके कोप अप कर सकते हैं एआई के साथ। फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा एजुकेशन में और ट्रेनिंग में। सबसे पहले लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि एआई होता क्या है, एआई के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, उन लोग एआई यूज़ कर रहे हैं, गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हैं, बट उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। लोकेशन अगर चालू है हमारा तो दूसरे ऐप्स हैक कर सकते हैं हमारा लोकेशन, अगर हमें दूसरे ऐप्स को एक्सेस दिया होगा तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पहले बतानी पड़ेंगी। फिर हमें दोनों सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, दोनों को एमर्ज करना पड़ेगा, दोनों को साथ में लेके रेगुलेशंस लगाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कर सकते कि प्राइवेट सेक्टर्स पर रेगुलेशंस नहीं है, पब्लिक सेक्टर्स पे है, ये नहीं करके चलेगा। अगर हमने रिस्पॉन्सिबल एथिकल मैनर में अगर हम लोग ने एआई को डेवलप किया तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आगे जाके हो सकता है। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ एआई सिस्टम दोनों को हम लोग रिस्पॉन्सिबल मैनर में करेंगे तो हमारा जो बेनिफिट्स रहेगा वो मैक्सिमाइज होगा और जो ये रहेंगे रिस्क और चैलेंजेस रहेंगे वो मिनिमाइज हो जाएंगे। थैंक यू। हमने अभी एडवांटेजेस सुने, एआई की हम पे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है हमने वो समझा, एंड इन सारी चीज़ों से हम ये समझ सकते हैं कि एआई अगर अच्छा है तो एआई बुरा भी है। एंड एआई जो है हम राइट नाउ ऐसे स्टेज में है कि न्यूबॉर्न बेबीज से जो सीनियर सिटीजन्स है, समवन नियर डेथ बेड, वो भी एआई यूज़ करते हैं, बी इट डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लाइक बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको नर्सरीज वगैरह हो, उसमें भी यूट्यूब या फिर अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म से वो हेल्प करते हैं। देन एजुकेशन में बच्चों को हेल्प मिलता है थ्रू एआई एंड इंटरनेट। देन एज जॉब, हम जॉब कर रहे हैं, कुछ फर्दर स्टडीज़ कर रहे हो या फिर वाइल वर्किंग और आफ्टर अ टाइम, एआई इज़ एक्चुअली समथिंग विच इज़ इन एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ। बट just as a coin has two sides, AI also has its own advantages and disadvantages. I believe that science is a great servant but a terrible master. Similarly, AI, if regulated well, can be a very good servant, can be very helpful in moving ahead in our life, not just as a citizen or a community, but as a whole country or the whole world. Because AI सिर्फ एक इंडिविजुअल कम्युनिटी या इंडिविजुअल पर्सन पे लिमिटेड नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड पे एआई छा चुका है। सो अगर हमें आगे बढ़ना है एआई को साथ में, बिकॉज एआई इज समथिंग दैट विल हेल्प अस इवॉल्व फर्दर। हम इंसान जब हम आए, हमारे पास कुछ नहीं था, वी मूव्ड अहेड। हमें प्रिंटिंग से राइटिंग से प्रिंटिंग आने को हमें 10,000 साल लगे, whereas 500 साल लगे हमें एज ह्यूमंस, हमें प्रिंटिंग से ईमेल में आने के, एंड शायद उससे भी बहुत कम 5 से 10 साल लगे हमें ईमेल से अभी एआई के लाइफ में आने के लिए। सो येस, एआई इज़ अ पार्ट, बट अगर हम एआई को संभाल के रेगुलेट करें, अच्छे से यूज़ करें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज़ इट। सो एआई कैन हेल्प, बट ओनली इफ वी make sure it is helpful. हेलो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा डिबेट, इंट्रोडक्शन, डिबेट एंड कंक्लूजन। तो अब बारी है रिजल्ट की, जो कुछ देर में अनाउंस होगा, सो वेट फॉर दैट। तो वहाँ से आपका स्टार्ट करें। इंट्रो मीन्स आपको जो पॉइंट मिला उसका इंट्रो आपको मिलेगा, एआई का इंट्रो नहीं है ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे शायद डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के लिए एआई अगर आपको एडवांटेज पता है, अनबायस्ड डिसीजन देता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत सारे कंपनी सीवी स्कैन या सीवी को करेक्ट, बट अदर में आप ये भी उसको काउंटर कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ एआई ने उसको सिलेक्ट किया है, उस
उसमें ह्यूमन या इंटरपर्सनल स्किल्स है कि नहीं कैसे पता चलेगा, अनलेस अनटिल उसका इंटरव्यू हो जाए, है ना, कुछ कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि चलो मे बी सम कंपनीज फाइनल डिसीजन उसके ऊपर नहीं। So good, it was a good discussion, है ना, डिबेट बहुत अच्छा होगा एंड लाइवली होगा। थैंक्स टू होस्ट ऑल्सो, बहुत अच्छे तरह से हमारी जूरीज जिन्होंने प्रॉपर आपको जज किया है, राइट। सबने बहुत अच्छा डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। दिस इज फर्स्ट डिबेट, राइट। तो फ्यूचर में हम लोग करेंगे तो और इम्प्रूव हो सकते हैं उसमें, दिस इज लर्निंग प्रोसेस, राइट। लेकिन एक डिबेट है, उसमें रिजल्ट तो निकलवाना ही है एंड बहुत ही क्लोज रिजल्ट लगा है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है। बहुत सारे पॉइंट्स पे आप लोग ऑलमोस्ट सेम मार्क्स पे, सेम पॉइंट पे, एंड इसलिए रिजल्ट में भी बहुत डिफरेंस। लेकिन एक तो किसी को जितना ही है, लाइक दैट नॉट मीन्स कि भाई दूसरा हार गया करके, बट कुछ पॉइंट से पीछे रहेगा, राइट, कुछ पॉइंट पे पीछे रहेगा। सो अभी यहाँ पे देखा जाएगा तो डीएसपी को एंड सीएस सिविल सर्विसेज, डीएसपी को मतलब 34.274, दैट इज एवरेज सबका निकाल के आपका जो भी पॉइंट्स थे उसके ऊपर चारों जूरीज के, and out of 50, right? And CS उससे ज्यादा है या कम है? anyone पीछे से? हाँ? अरे बेस वाले का आवाज ही नहीं यार, क्या है ये? दृष्टि बताओ क्या है? चलो anyway, just 1.2 मार्क्स से CS एक्स्ट्रा मिले, 35.4, राइट। वेरी गुड, तब दोनों बहुत, एंड आई एम श्योर कि और हम लोग नए नए टॉपिक्स के ऊपर इस तरह से डिबेट रखेंगे, आप वेल प्रिपेयर रहोगे और थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा और लाइवली हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छी जगह फेंकेंगे ना पीछे की, चलो कुछ मिटा हो जाए। चलो आ जाइए, चलो ओके ना हमारा उसमें आता and keep it up. Thank you. For us also from our side to learn also, basically आज के दिन हमने लर्न भी किया आप लोगों से। तो कई बार क्या होता है कि हर बार हम आपको सिखाते हैं, पर ये बार आपने हमको सिखाया। इट वॉज वेरी रियली नाइस एंड मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मुरली सर ने होस्टिंग बहुत अच्छा की, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, सो ही डिड वेरी वेल, ठीक है। एंड रियली हमें मालूम होता है कि आपने कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी, एक्स्ट्रा नॉलेज भी है और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने में हमेशा आपने एक स्किल है। तो ये डिबेट हमें मौका देता है, ठीक है, टू पुट आवर एक्स्ट्रा एफर्ट। तो डेफिनेटली आज सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा एफर्ट डाला। एज अ फैकल्टी, एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, वी ऑल एंजॉय टू लिसन यू एंड बिलीव मी, हमें कुछ एक्स्ट्रा लर्न करने मिला। सो आई रियली से एज अ टुडे यू ऑल आर टीचर टू अस, so thankful for teaching us. Thank you.